दोस्तों, मित्रों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उपन्यास की विधा की जो बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं, हम उन पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं ताकि आप परीक्षा पास करने में और बाकी तमाम चीज़ों को समझने में मदद मिले। हिंदी का पहला उपन्यासकार इसमें से किसको माना जाता है? तो किसको मानते? पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। ठीक। हिंदी का पहला उपन्यास, इनका उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। दोनों का उत्तर साथ में ही है। एक अजान और सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। एक अजान और सौ सुजान। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। वो कहते हैं ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव है। तो वो सुधार जो प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में जो आदर्शवाद है, वही आदर्शवाद इनके यहाँ भी नजर आता है। फिर जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। कौन है? जो जासूसी उपन्यास लिखते हैं। आपको याद होगा कि एक ज़माने में, कि आज भी रेलवे स्टेशन पर जो बहुत सारी पुस्तकें बिकती है, उसमें इस प्रकार के उपन्यास बहुत बिकते हैं और लोग बहुत पढ़ते भी हैं उनको। उनका एक अलग ही पाठक वर्ग है। समझ गए? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा था? वो लिखा था ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा था। तो राधा और कृष्ण का आपको पता है कि हमारे साहित्य में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, चाहे भक्तिकाल का साहित्य देखिए, चाहे आदिकाल के साहित्य में देखिए। और हमारी सांस्कृतिक विरासत में राधा और कृष्ण, अब देखिए हर जगह पर लोग उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके प्रेम की कहानियाँ सुनाते हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास का सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? वंशीधर ने। थॉमस डे का जो लोकप्रिय उपन्यास है सैंडफोर्ड एंड मर्टन, तो वंशीधर ने किया था। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जानते ही आप, आदर्शवादी संपादक भी रहे, आदर्शवादी लेखक भी रहे, बहुत वर्षों तक सरस्वती का संपादन किया। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं की दृष्टांतों से सीख रही है। कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। मैंने कहा नहीं कि उपन्यास जो विधा है वो पश्चिम से आती है और ब्रिटिश के उधर से आती है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रभाव इसमें देख सकते हैं हम। तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम जैसे बाकी तमाम विधाओं में उनकी नकल कर रहे हैं, वैसे भी उपन्यास लिखना भी हम उन्हीं से सीख रहे हैं। फिर हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियाँ को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। देवकीनंदन खत्री। मैंने बताया ना आपको कि देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी भी है लेकिन बाद में आते हैं, लेकिन देवकीनंदन खत्री का प्रभाव इतना था कि लोगों ने इनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखनी शुरू कर दी। मतलब देखिए कि टेक्स्ट का प्रभाव क्या होता है। फिर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो गोपाल राम गहमरी थे। अंग्रेजी के जो उपन्यासकार थे आर्थर कॉनन डॉयल, उनकी उपन्यासों में भी इसी प्रकार का जादू है। तो ये हमारे जो हिंदी के गोपाल राम गहमरी है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? हरिओं जी का है। समझ गए उपन्यास? ठेठ हिंदी का ठाठ, नाम कितना खूबसूरत है, एकदम दिमाग पे चढ़ जाएगा आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। अब अधखिला फूल किसका है? अधखिला फूल किसका है? तो अधखिला फूल लाला श्रीनिवास दास का है। तो नूतन ब्रह्मचारी किसका है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु किसका है? तो परीक्षा गुरु है नूतन ब्रह्मचारी है आपका बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का है। और नरेंद्र मोहिनी किसका है? नरेंद्र मोहिनी है लाला श्री देवकीनंदन खत्री का है। ओके।
देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि जादू ही है ना, ARE है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इनका एक अलग ही पाठक वर्ग है जो उनके पास पहुंच जाता है अपने आप। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना और सुधार करना समाज में। ठीक। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था, इसलिए लेकिन इसमें देर नहीं लिखा है, तो 35 भी मान सकते हैं आप, क्योंकि फिर 36 में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और उस समय लगभग लिखा जाता है, तो 35-36 दोनों माना जाता है। तो आप अगर 36 आता है तो 36 भी कर सकते हैं, और 35 आता है तो 35 भी कर सकते हैं आप। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आदर्श हिंदू नहीं है उनका। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है? तो निर्मला उपन्यास आपने पढ़ा होगा। निर्मला की कहानी के माध्यम से किस प्रकार से बेमेल विवाह होता है और उसका जीवन किस तरह से तबाह हो जाता है, उसकी पूरी कहानी इस उपन्यास के अंदर है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसे विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो सेवा सदन में उठाया है। इसमें आप देखते हैं कि उसमें बाद में उस महिला के लिए घर, आदर्श घर की स्थापना करते हैं वो। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो प्रेमचंद ही है। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा है, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया है। तो सारी बातें सही है प्रेमचंद के बारे में, कि सामाजिक यथार्थ का वर्णन करते हैं, चरित्रों की बात करते हैं और समाज की वास्तविकता को बड़े सजीव और बड़ी सरल भाषा में व्यक्त करते हैं प्रेमचंद। ये प्रेमचंद का ही हुनर है कि प्रेमचंद को पढ़ने वाले पाठक भी बहुत ज़्यादा है, और वो भी सामान्य पाठक पढ़ते हैं, क्योंकि जो सामान्य पाठक उनकी बातों को समझ जाता है, को कहानी अच्छी लगने लगती है ना। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो गोदान है, आपको पता ही है। गोदान उनका अंतिम उपन्यास है और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास उसी को माना जाता है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ दिया था? तो प्रेमचंद ही है। प्रेमचंद ने ही उसको सिर्फ हंसी मस्ती से बाहर निकाल करके जीवन के वास्तविक संदर्भों के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? तो प्रेमचंद ही करते हैं। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय? मैंने कहा ना, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से प्रेमचंद बाद में यथार्थवाद तक पहुंचते हैं, है ना, आइडियलिज्म से बाहर निकल जाते हो। पहले वो एक आदर्श की दुनिया में, जो हर कोई रहता है, हम भी एक उम्र में आदर्श की दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब हमें जीवन की वास्तविकताओं का एहसास होता है तो हम उस आदर्शवाद से बाहर निकल जाते हैं। तो प्रेमचंद की जो आरंभिक उपन्यास है उनमें एक आदर्शवाद झलकता है। वो कहते हैं कि समाज को ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें समाज की वास्तविकताओं का एहसास होने लगता है, तब वो जो कॉन्ट्राडिक्शंस, जो अंतर्विरोध, जो समाज की तमाम जड़ताएं हैं, जब उनको धीरे धीरे उनको भी एहसास होने लगा, तो तब वो यथार्थवाद की दुनिया में चले जाते हैं। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में आए हैं? तो गबन में आते हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इरावती है, आपको बताइए। प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो तितली में होती है। तितली का प्रकाशन 1934 में हुआ था। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो भिखारिणी है। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी है, आपको पता ही है इसके बारे में। लेकिन नाम क्या? वैशाली की नगरवधु। नगरवधु किसको बोलते हैं? मतलब जो पूरे शहर की बहू है। देखिए, इस प्रकार की प्रथाएं भी हमारे समाज में थी कि स्त्री को हम देवी भी कहते हैं और स्त्री को महान भी बताते हैं, लेकिन उसको वो नगर की पूरी वधु भी है वो। तो ये उसका सम्मान है या ये उसका अपमान है, इसका फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। अब इनको सुमेलित करना है। देखिए कौन कौन सा उपन्यास किसका है? तो वयम रक्षा भी किसका है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। भिखारिणी किसका है? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है। कंकाल प्रसाद का है और कायाकल्प जयशंकर प्रसाद का। तो इसमें कौन सा है? सी राइट है। ठीक। और उपन्यास को पढ़ेंगे आप तो एक समझदारी बनेगी, चीज़ें हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमारे अंदर एक समझदारी आएगी, बाकी हम रटने से कुछ नहीं होने वाला है।
चंद हसीनों के खतूत किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। ठीक है, इसमें 4 नाम दिए, मैंने एक ही बता रहा हूँ मैं। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन सा है? तो कौन सा है आपको पता ही है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ही है। मैंने पहले भी बताया था कि ये इनका नाम में उग्र लगा हुआ है। आप देखिए नाम में ही उग्र है, तो उनकी रचनात्मकता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? ऋषभ चरण जैन है। इन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बच्चन शर्मा उग्र का नहीं है? वेश्यापुत्र, है ना। बाकी सारे उन्हीं के, लेकिन वेश्यापुत्र उनका नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? फागुन के दिन। वृंदावन वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपको बताएं, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार, अच्छे से याद कर लीजिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार है ना। गढ़कुंडार की रानी, झांसी की रानी से लिखने वाले उपन्यास, उनके सारे उपन्यास इसी प्रकार के हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार है, इतिहास की यात्रा करवाते हैं हमें। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो कंकाल किसका है? कंकाल तो प्रसाद का है, समझ गए। और बाकी सारे इन्हीं के हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? आपको बताया मैंने, अप्सरा किसका है? निराला जी का है ना। वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं है, किसका है? निराला जी के है। अप्सरा, अलका और निरुपमा। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में किस विषय को कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य है, शिल्प की नवीनता है, सामाजिक समस्या है, सारी चीज़ें सही है इसमें। प्रेमचंद के किस उपन्यास को हरिजन समस्या है? तो कर्म भूमि के अंदर है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में ग्रामीण जीवन और ग्रामीण संस्कृति की बात करते हैं? तो प्रेमचंद तो गोदान में भी करते हैं, गोदान में दोनों ही करते हैं, लेकिन गोदान को ज़्यादा प्रेफर किया इन्होंने। चौराने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने किस नाम से लिखा था? रंगभूमि के नाम से, है ना। आपको याद होगा कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में वो फिर हिंदी में लिखने लग गए थे। इनमें कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो जैनेन्द्र कुमार है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? रेणु जी है, आपको पता ही, रेणु लिखते हैं, रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेला आंचल का उपन्यास है। और तीसरी कसम इनकी बहुत फेमस कहानी है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको फिल्म मिल जाएगी, समझ गए। सुनीता और त्यागपत्र के लेखक का नाम आपको पता ही है, जैनेन्द्र कुमार है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो अज्ञे का उपन्यास कौन सा नहीं है? सुहाग के नुपुर नहीं है। बाकी तीनों उपन्यास अज्ञे के ही है। शेखर एक जीवनी आपको पता है 2 भाग में है। अपने अपने अजन में उनका सबसे अंतिम उपन्यास है, और नदी के द्वीप उनका बीच वाला उपन्यास है। 3 उपन्यास लिखे अज्ञे ने, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो प्रेत की छाया, प्रेत और छाया नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास इलासन जोशी का नहीं है? तो व्यतीत नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार नहीं है। झूठा सच किसका है? यशपाल का, आपको पता होना चाहिए। यशपाल वही रचनाकार है जो झूठा सच लिखते हैं। दादा कामरेड भी इनका है। और आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि भगत सिंह के साथ काम करने वाले लोग हैं सब, ये उसी दौर के क्रांतिकारी लोग हैं सब। अब उपन्यासों को सुमेलित करना है, इसमें ए राइट है, दादा कामरेड यशपाल का है। अमृत और विष किसका है? अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा इनका भगवती चरण वर्मा का है। और पर्दे की रानी इलाचंद जोशी का है, समझ गए। तो इसमें ए राइट है। क्या राइट है? ए राइट है। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा था? तो अमृतलाल नागर ने लिखा था। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास क्या है? मानस का हंस, है ना। क्या नाम है उसका? मानस का हंस किसका है? तुलसी के जीवन के ऊपर है। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, फिर उसके रीति रिवाज, रहस्य सब आते हैं, भाषा, शब्दावली, मुहावरे आते हैं, तो सारी बातें सही है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो रेणु जी है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर मतलब कि फण किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। का नाम भी अद्भुत है कि नहीं, देखी। फिर निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो मेला आंचल है। मेला आंचल उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। और पढ़िए, बहुत मज़ेदार उपन्यास है। अगर आपके पास समय है तो पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि साहित्य क्या है।
और साहित्य पढ़ने का अगर कीड़ा आपको लग गया तो जीवन में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। हम असल में मैं खुद भी, मेरे साथ भी दिक्कत है कि पढ़ता नहीं हूँ मैं, और हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसलिए समस्याएं हमारे सामने आने लगती है। कौन सा कथन असत्य है? चारू चंद्रलेखा किसका? यशपाल का उपन्यास नहीं है। किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। झूठा सच विभाजन पर सही है। बाण भट्ट की हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेणु जी मेला अंचल के हैं। ठीक है, तो सच गलत कौन सा है कि चारू चंद्रलेखा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ओके, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? दिव्या नहीं है, बाकी तीनों उन्हीं के हैं। दिव्या किसका है? दिव्या यशपाल का है, ऐतिहासिक उपन्यास है वो भी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, ज़रूर पढ़िएगा। व्यंग्य इतना अच्छा किया है और इतनी अच्छी कहानी लिखते हैं वो, मत पूछिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा एकदम। सटार वाला पूरा उपन्यास है। राग दरबारी किस गांव का चित्रण हुआ है? शिवपालगंज का हुआ है। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत परत उगाड़ने का काम किसने किया है? तो वो राग दरबारी करता है। अब इनको सुमेलित करना है। सुमेलित कैसे करना है? आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का है। अलग अलग वेदरणी किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का है। पानी के प्राचीर किसका है? पानी के प्राचीर किसका है? पानी के प्राचीर किसका है? पानी के प्राचीर रामदर्श मिश्र का है भाई। हाँ, और रतिनाथ की चाची किसका है? नागार्जुन का है। समझ गए? पंचायत कॉलेज पर प्रतिबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार विद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी के पात्र हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो मजा आएगा, उपन्यास बहुत अच्छा है। छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज की कहानी है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या होता है, और हमारे कॉलेजों की क्या स्थिति है, ज्ञान की क्या दुर्दशा हो रही है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाले राजनीतिक सांस्कृतिक के प्रतिनिधित्व पात्र वेद्य ये किस उपन्यास की सृष्टि है? तो श्रीलाल शुक्ल की, मैंने पहले ही कहा है। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? न आने वाला कल। इनमें से निर्मल वर्मा का कौन सा है? उखड़े हुए लोग। कौन सा नहीं है? तो उखड़े हुए लोग उनका नहीं है, बाकी सब उन्हीं के हैं। आपका बंटी किसका है? तो मनु भंडारी जी का है। आपको बताया मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने साथ में भी लिखा और अलग अलग भी लिखा। राजेंद्र यादव वही जो हंस पत्रिका के संपादक थे, और सारा आकाश उन्हीं का है। महाभोज किसने लिखा? मनु जी ने लिखा है। अब विकल्प को सही करना है, विकल्प को सही कीजिए। देखिए, कुरु कुरु सुहाग किसका है? मनोज श्याम जोशी, बहुत ही फेमस उपन्यासकार है। रुकोगी नहीं राधिका किसका है? उषा प्रेमवदा जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। और चांदनी के खंडर किसका है? गिरधर गिरधर गोपाल का है। तो 20 में राइट है, और चारों ही उपन्यासकार अच्छे हैं। और अगर आपके पास सच में समय हो तो कुरु कुरु सुहाग पढ़िएगा, सूरज का सातवां घोड़ा पढ़िए। जैसे पढ़ता रहना चाहिए जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। मेरे को इससे कोई स्पेस, मैंने कहा ना, बाबा की तरफ आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जितना अधिक पढ़ेंगे हम लोग, उतना अधिक अपने आप को समृद्ध करते जाएंगे। और सीखने की न कोई उम्र होती है, न कोई सीमा होती है। इसलिए हम जितना अधिक विद्यार्थी बनकर सीखते रहें जीवन में, उतना अधिक हमारा काम चलता रहेगा। 55 खंबे लाल दीवारें किसका है? उषा जी का है। चित कोबरा मृदुला घर का है। नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? यह पथ बंधु था। फ्लैशबैक पद्धति पूर्व प्रवृत्ति लिखा हिंदी का उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी है। मतलब कहानी कैसे कैसे, मैंने कहा ना, अज्ञे ने सिर्फ कथन ही नहीं बल्कि शिल्प में भी बहुत अच्छा अद्भुत प्रयोग किए। और अज्ञे को पश्चिम के साहित्य का भी ज्ञान था, क्योंकि अंग्रेजी के भी विद्वान थे वो, तो इंग्लिश साहित्य पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय और पश्चिमी दोनों साहित्य को समझने के बाद नए नए प्रयोग करने शुरू किए। तो उनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, वो फ्लैशबैक में चलता है। तो अभी 75 क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी हम अगले में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।